सर हम देखते हैं आजकल घरों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं। जी जी। सास बहू की नहीं बनती। फिर जैसे भाई भाई का दुश्मन हुआ पड़ा है, बाप की बेटे के साथ नहीं बनती। हम्म। ये आजकल हर घर का मसला बना हुआ है। इस पे आप क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन के दो हिस्से बनते हैं। हम्म। एक तो जनरेशन गैप है, ऐसे ही है। जो एक नस्ल का दूसरी नस्ल के साथ होता है, बिल्कुल। और एक रेजिस्टेंस बिटवीन रिलेशनशिप्स है। हम्म। जैसे हस्बैंड का वाइफ के साथ है, हम्म। जैसे भाई का भाई के साथ है, बहन का बहन के साथ है, सास का बहू के साथ है। हम्म। ये जनरेशन गैप नहीं होता। कुछ हम्म। हद तक तो इसमें उसका पार्टिसिपेशन होता है, ऐसे ही है। लेकिन ओवरऑल ये रेजिस्टेंस बिटवीन रिलेशनशिप है। हम्म। और इसकी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रीजंस होती हैं। हम्म। इसमें कल्चर इन्वॉल्व है, स्कूलिंग इन्वॉल्व है, हम्म। ब्रॉटअप इन्वॉल्व है, और उसके साथ आपका जेनेटिक, आपके डीएनए, जीन्स, सब कुछ ही इन्वॉल्व है इसके अंदर। आपकी एक बात से मैं बहुत ज़्यादा एग्री करूँगा कि ये हर घर का ही मसला है। बिल्कुल। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है जो जिनके घरों में ये इश्यूज नहीं आते। हम्म। कुछ तो ह्यूमन थिंग है, एरर तो आएगा, हम्म। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि हर घर में ही ये तूफान बदतमीज़ी चल जाता है, हम्म। कभी ना कभी। कुछ घरों में अक्सर चल जाता है, हम्म। और फिर कुछ लोग हमने देखे हैं, नजाबत भी एक चीज़ है, नफासत भी एक चीज़ है, हम्म। मिजाज भी कोई शय है, कोई शय है, कोई ऐसे ही शय है। है। हम्म। तो कुछ की बचत होती देखी भी है, हम्म। लेकिन आम तौर पर मुशाहिदे में यही आया है हम्म। कि फस क्रिएट रहेगी, हम्म। कुछ ना कुछ चलता रहेगा। हम्म। और फिर ये बात यहाँ से उठकर जब रिश्तेदारियों में बदलती है तो और ज़्यादा आपको नफ़रत फैलती हुई नज़र आएगी। नजर आएगी, सही। लोग एक दूसरे के बारे में बहुत हम्म। ज़्यादा बातें करते हैं, और यहाँ तक ये फैला होता है कि दोस्तों की भी आपस में हम्म। देखी गई है कि बहुत ज़्यादा रंजिशें होती हैं। तो ये हर ह्यूमन बीइंग के रिलेशनशिप में नज़र आता है। भाई बहन भाई छोटे भी होंगे तो आपको नज़र आएगा आपस में लड़ते अक्सर लड़ रहेंगे, पड़ते लड़ हैं। पड़ते। अगर हम थोड़ा सा इसकी रूट में जाएं हम्म। कि जब इंसान छोटा होता है, वो पैदा होता है, तो वो एक कल्चर में पैदा होता है, वो ऐसे ही जंगल है। में पैदा नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पर ये अचानक कह दूं कि कल्चर बजाते खुद इसका रिस्पॉन्सिबल है, मतलब बहैसियत सोसाइटी हम्म। हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसे ही है। और इस तरीके से आप और मैं भी जिम्मेदार हैं। हम्म। हर एक अपने घर में होने वाली हम्म। बदमज़गी का, परेशानी का, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का जिम्मेदार है, उसका हम्म। उसमें पार्टिसिपेशन होता है। अब ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई कि हमें घरों में रहना पड़ा है। एज अ स्पीशीज़, एज ह्यूमन बीइंग, हम एक ऐसी मखलूक हैं जो घरों में रहती है, साथ साथ घर बनाते हैं ऐसे ही है। और उनमें रहते हैं। हम्म। गली मोहल्ले हैं, सोसाइटीज़ हैं, हम्म। सिटीज़ हैं, और कंट्रीज़ हैं, सब कुछ साथ साथ में कोई है। जंगल तो है नहीं है। पहले तो जंगल ही था, हम्म। लेकिन वो प्रॉब्लम ये बनी कि सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट जाऊंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है हम्म। कि शुरू में जब इंसान फिरता था जानवरों के अंदर हम्म। अपने बच्चे उठाकर, हम्म। और उसके पास कोई ऐसे टूल्स नहीं थे बचाव के, हम्म। तो शुरू शुरू के एवोल्यूशन के जो दिन है, हम्म। अब मैं डार्विन की एवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, हम्म। थोड़ा इवॉल्व तो हम हुए हैं, ठीक है। हम्म। अब उसमें हुआ ये कि आपके पास कुछ नहीं है, आग दरियाफ्त हो गई। ऐसे ही है। तो जब आग की डिस्कवरी हुई है, तो उस वक्त इंसानों को ये आइडिया आया कि हम आग के पास पास बैठे हैं रात को हम्म। अपने बच्चों को लेके, वरना कभी चीता उठा के ले गया, कभी रीछ उठा के ले गया, बच्चे को मार दिया, माँ को बच्चा छीन के ले गया। हम्म। अभी भी होता है, आप जंगल में देखें, वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, वो सेम चीजें सारी हैं। चीज़ें हो रही होती हैं। तो उस वक्त इंसानों को ये आइडिया है कि अगर हम आग के पास इकट्ठे होकर बैठे हैं रात को, तो वाइल्ड एनिमल्स हमारे ऊपर चार्ज नहीं करते, अटैक नहीं करते। हम्म। सो यहाँ से वो सिक्योरिटी का एहसास पैदा हुआ, ये आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ कि अगर हम एक दूसरे के साथ साथ रहें, इकट्ठे रहें, तो हमारा बचाव होता है। यहाँ से कम्यून बिल्ड होना शुरू हुआ है, कम्युनिटी बिल्ड होनी। जब साथ साथ बैठे तो बातें और ये आपस की मोहब्बत और ये सारा कुछ लगाव, अटैचमेंट्स बढ़ती गई। तो एक ग्रेजुअल एक प्रोसेस हज़ारों सालों में हुआ है, और आखिरकार हम यहाँ तक पहुँचे कि हमने बुदोबाश इख्तियार की शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में। अब इंसान की नेचर नहीं है कि वो किसी दूसरे के साथ सारी जिंदगी गुजारा करे, बिकॉज वी आर वाइल्ड। हमारे अपने पोजेशंस होते हैं, हमारी अपने ईगोज का एक स्ट्रक्चर है, ऐसे ही है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जब आप सिस्टम में आए हैं तो आपको लोगों के दरमियान में रहना पड़ेगा।
अब बच्चा एक पैदा हुआ है, उस बच्चे को ये बातें बहुत बार हुई हैं कि हमारे हाथों में तो सिलेक्शन, ये चॉइसेस हैं ही नहीं है कि हमने कहाँ पे पैदा होना है। तो अब मुझे एक साहब ने कहा कि जी अल्लाह ने कोई मुझसे पूछ के पैदा किया था, मुझे इस स्यापे में डाल दिया दुनियादारी में, मैं तो फंस गया। डिप्रेशन के मरीज थे वो। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई पूछ के कोई पैदा करता है? बिल्कुल पैदा करके पूछते हैं। तो कोई अपने बच्चे को बच्चा भी पूछ के पैदा होगा? पूछ के तो कोई नहीं पैदा करता। अब मामला ये बनता है कि जब बच्चा इस दुनिया में आ गया तो उसके पेरेंट्स का एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट के साथ उसकी परवरिश करेंगे। कोई क्रिश्चियंस हैं, कोई मुस्लिम्स हैं, एवरीबडी नोज ऑल ऑफ दिस स्टफ। अब बच्चा जब उसमें बड़ा होना शुरू होता है तो वो देखता है कि मेरे पेरेंट्स का आपस में रिलेशन कैसा है, और उस रिलेशन के बाद वो फिर रिलेटिव्स के साथ मिलता जुलता है, गली मोहल्ले के दोस्तों के साथ मिलता है, और उसके माइंड में एक पिक्चर बननी शुरू होती है इन्फॉर्मेशन के साथ। ये पिक्चर वैसी पिक्चर नहीं है जैसी हमारी दुनिया की एक पिक्चर होती है। हमारी इमेजिनेशन की दुनिया में एक इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर एक स्केचिंग स्टार्ट होती है जिसकी मदद से हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। ये इमेजेस इंट्रोड्यूस भी करवाए जाते हैं, एक्सपीरियंशियल लेवल के थ्रू भी आते हैं, एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। मतलब आप बच्चों को बताते हैं कि डाकू बुरा आदमी होता है, तो डाकू का जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वो आप माइंड में स्टोर कर रहे हैं। अब बच्चा इसी ही इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आगे सिविल सोसाइटी में जाएगा और अपने जीने को देखेगा, ज़िंदगी को, कि मैंने कैसे सर्वाइव करना है। ऐसे ही है। इसी तरह से जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास में से गुजरते हैं जिसमें वो देखते हैं कि जो हमें बताया गया है, हमें प्रीच किया गया है, वो प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा। मतलब माँ बाप ये कह रहे हैं कि लड़ो मत, लड़ना अच्छी बात नहीं है, हुस्न सलूक से रहना चाहिए, खुद लड़ रहे हैं। ऐसे ही तो कॉन्फ्लिक्ट आता है, साइकी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। बच्चे को आप जितना मर्जी पढ़ा लें, बच्चे को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। किसी भी इंसान के लिए एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल ऐसे ही है, देखेगा ऐसे करके। नॉलेज जो है, जो इल्म है, वो एक्सपीरियंस को स्ट्रेंथिफाई करता है। अब इसी तरीके से जब बच्चे स्कूलों में जाते हैं, आगे टीचर्स मिलते हैं, अब ये सारी कहानी बयान करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक के साथ बीती हुई है, और जिन लोगों के साथ नहीं बीती उनके साथ बीत जाएगी। तो हम सब इस सिनेरियो में से गुजरते हैं और हम देखते हैं कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो खुद कर नहीं रहे। सादा सी बात है, कॉल और फेल में तजाद है। कहा कुछ जा रहा है, जैसे कुरान पाक में कहा है कि वो कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। मुनाफकत, मैं ज़्यादा सख्ती के साथ बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन बात तो वही है। तो इस तर्ज अमल के साथ ज़िंदगी बसर करते करते जब इंसान बलूगत को पहुंचता है, मैच्योरिटी में आता है, तो वो देखता है कि मैं अपने रिलेशनशिप्स को वैसे ही लेके चलूँगा जैसे मैंने अपने आबाओ अजदाद को करते पाया। ऐसे ही ये कोई वजह है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार कहा है कि वो कहते हैं कि हमने अपने आबाओ अजदाद को ऐसे ही करते पाया। अब बच्चे की जब शादी हुई है तो बच्चे के माइंड में एक इमेज जो है वो इंस्टॉल हुआ है कि बीवी जो है उसका मतलब, उसका मकसद अपने खावंद के नीचे रह के ज़िंदगी बसर करना है, ताबेदारी करना है। सोसाइटी ने पढ़ाया है, बताया है, मज़हब भी बता रहा है, मेरे माँ बाप की खिदमत भी करेगी, मेरे जूते पॉलिश करेगी, मेरे कपड़े इस्त्री करेगी। किसी का कुछ ज़्यादा एजुकेटेड इमेज है, किसी का ज़रा कम एजुकेटेड इमेज है। जो बाप को करते देखा है वो फिर आगे अपनी लाइफ में सोसाइटी में एवरीबॉडी इज डूइंग दिस। तो जब इस सूरत हाल के साथ रिश्तों नातों का आगाज़ होता है तो आपको किस खैर की तवक्को होगी? होता ये है कि एक तो ये इमेज आया न्यू रिलेशन के साथ, उसके साथ साथ पुराने रिलेशंस जो हैं वो बड़े हो गए, भाई बहन छोटे थे और वो फिर बड़े हो गए, उनके अपने अपने इंटरेस्ट पैदा हो गए और वो अपने फ़ायदे नुकसान जहन में रखकर अब रिश्ते चलाएंगे आगे उनकी बीवियां, खावंद आ गए, बच्चे आ गए, घर बड़े हो गए। अब इन मामलात के अंदर जब आदमी घुसता है तो इंसान ये देखता है कि मैं अगर जो मुझे पढ़ाया गया है उसको प्रैक्टिस के अंदर लाऊंगा तो मेरी इज्जत जाती रहेगी। ऐसे ही एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, एक ट्रिमेंडस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी उसके अंदर पैदा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बीवी
के बारे में ये सोचता हूँ कि अब ये कुछ भी करे आज के बाद, मैं इसको ना टोकूंगा, ना इसको मैं रोकूंगा, ना मैं इसको समझाऊंगा। मुनासिब हद की बात एक अलग है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो होगा ये कि जब वो मेरी किसी बाउंड्री को क्रॉस करने लगेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बीवी कहता हूँ कि आपने पर्दा करके बाहर जाना है, अब वो अगर पर्दा किए बगैर बाहर जा रही तो अब मैं क्या करूँ? मेरी अथॉरिटी को चैलेंज हो गया, ट्रिगर होगी, गुस्सा ट्रिगर हो गया, गुस्सा ट्रिगर हो गया। गुस्सा इसलिए ट्रिगर हुआ कि मुझे इनसिक्योरिटी फील हुई है, तो मैं रेजिस्टेंस लेके आऊंगा, मैं रेजिस्ट करूंगा। उस रेजिस्टेंस के लिए मुझे वायलेंस करना पड़ेगा। वायलेंस मैं करूंगा अपनी नेचर के हिसाब से, जो मेरे डीएनए के अंदर है, जो मेरे स्ट्रक्चर के अंदर है, जो मुझे पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिट हुई है। मैं रिएक्ट वैसे ही करूंगा जो मेरे खून में शामिल है। मैं रिएक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं खौफज़दा हूं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो मेरी हुकूमत जाती रहेगी, मेरी इज्जत जाती रहेगी। मेरी इज्जत जाती रहेगी। इज्जत जाने का मतलब ये है कि मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी। हर बंदा अपना दबदबा कायम रखना चाहता है, ऐसा तो नहीं है कहीं? दबदबा एक और चीज़ है। दबदबे तक तो कुछ लोग थोड़ा समझ जाते हैं बात को, लेकिन वो कहते हैं जी अब मुनासिब रोकथाम और टोका टोकी भी अगर ना की जाए तो बच्चे बात कैसे समझेंगे, बीवी को कौन समझाएगा, छोटे भाइयों को कौन समझाएगा। आई एग्री टू सम एक्सटेंट, टू सम लेंथ, तो आपको ये प्रैक्टिस करना ही पड़ता है क्योंकि हम सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं कि उसके मुक्के की आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से आपकी नाक शुरू हो जाती है, तो प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको हिट आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से आगे बढ़ जाती है जब हम रेजिस्टेंस ख़त्म करते हैं और लोग हमारी रेड लाइंस को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट वी आर ईजी टू हैंडल। होना चाहिए, चलना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि आदमी को हम्बल रहना चाहिए, लेकिन मुसीबत ये है कि जो दूसरा बंदा आपकी बाउंड्री के अंदर एंट्रेंस दे रहा है उसका स्ट्रक्चर भी वही है जो आपका है, आपका सेम है, ठीक है। वो अगर कुछ चीज़ों में आपकी तरफ से प्रिविलेज मिलने के बाद आज़ादी को एंजॉय करना शुरू करेगा तो वो थोड़े अरसे के बाद उसको अपना हक समझना शुरू कर देगा और एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। ऐसे ही तो मामलात कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। इस वजह से रिलेशनशिप्स में रेजिस्टेंस एक नेचुरल चीज़ है, इससे निजात मुमकिन नहीं है। इस्लाह की जा सकती है, कमी की जा सकती है, लेकिन एक ख़ास हद तक खिंचाव ज़रूरी है। एक और बड़ी अजीबोगरीब वजह है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता कि आप किसी घर की स्टोरी उठा के देखें, हर घर की एक कहानी है, हर घर का एक एजेंडा है, हर घर का ज़िंदगी गुजारने का एक मकसद है। घर क्यों बना है जी? एक फैक्ट्री लगी है, किस लिए लगी है? एक स्कूल खुला हुआ है, किस लिए खुला हुआ है? एक बाजार लगा है, किस लिए बना है? देयर इज अ पर्पस। अब वो पर्पस घरों का ये है कि स्ट्रांग होना है, तरक्की करनी है। घर का पर्पस यही होता है कि पहले अब कच्चा मकान है, पक्का मकान बनाएंगे, बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े करेंगे। जो घर को लीड कर रहा होता है वो सबके माइंडसेट ही ऐसे कर देता है कि जी हमने स्ट्रांग मजबूरी है ना, क्योंकि घर बने ही इसलिए हैं। घरों का मकसद ही है, जब अल्लाह ताला ने कहा कि दुनिया इसके अलावा क्या है कि माल पर फख्र करना, औलाद की कसरत पे फख्र करना, खेल तमाशा भी है लेकिन फख्र करना और इतराना। तो अगर आप सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे हैं तो आप हमेशा अपने आप को कंपटीशन के स्ट्रेस में पाएंगे, डिप्रेशन में पाएंगे, तनाव में पाएंगे। अब हो क्या रहा है कि एक फैमिली है, उसमें एक बच्चा उठ के कहता है कि आई वांट टू बी क्रिएटिव, आई वांट टू बिकम समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट, अ स्लाइटली डिफरेंट। उसका हक है, लेकिन प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि अगर वो आर्ट्स की तरफ चला जाएगा, अगर वो अल्लाह की तरफ चला जाएगा, अगर वो सूफीज़म की तरफ चला जाएगा, अगर वो राइटिंग की तरफ चला जाएगा, अगर वो किसी ऐसे पेज फॉर फुटबॉल खेलना शुरू कर देगा, गोल्फ खेलने की कोशिश करेगा, बैडमिंटन खेलना शुरू कर देगा, अगर वो इन चीज़ों की तरफ चला जाता है तो सबसे पहले उस घर की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कि ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, उनको पहली फिक्र ये पड़ेगी कि हुण पैसा कित्थों आएगा। रिएक्ट करेंगे उसी टाइम, इसलिए रिएक्ट करेंगे क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी फील हुई है। घर के यूनिट को आपने चलाना है, घर तो गया, घर को फीड करना है, तो उनको फौरन लगेगा कि हमारे बाद या हमारे कमज़ोर होने के बाद ये घर नीचे चला गया। तो जैसे एक आदमी की अना होती है, इसी तरह से एक घर की अना भी होती है, इसी तरह से एक कबीले की अना होती है, एक मुल्क की अना होती है। इसी तरह से ये अना डिस्ट्रीब्यूट होती होती आखिरकार एक आदमी पे मुंतज होती है, और वहाँ से चलती चलती कौमों की अनानियत पे आती है, तकब्बुर, घमंड।
ये हर एक के अंदर है। जिनके पास नहीं है पैसा, जिनके पास पार नहीं है, जिनके पास फेम नहीं है, वो उसको लेने की स्ट्रगल में लगे हुए हैं। जिनके पास है वो आगे की फिक्र में लगे हुए हैं कि यहाँ से आगे कैसे जाना है। तो ये इतना खौफनाक विशियस साइकिल है जिसमें से निकलना मुमकिन ही नहीं है। आपको हमेशा रेजिस्टेंस आती रहेगी। इसकी वजूहात में बैठा बयान करता रहूँगा, आप उनको गिनते रहेंगे और हम इसकी रूट के अंदर फंसे रहेंगे। अच्छा, कोई पॉसिबिलिटीज इसमें मौजूद है कि कोई इस साइकिल को ब्रेक कर सके और आगे निकले? कोई देखिए, आपको ब्रेक लगता है? करना जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट होता है। ब्रेक करना आपकी नज़र में कोई और है चीज़, मेरी नज़र में कोई और है। ब्रेक करने का मतलब मैं ये हरगिज़ नहीं समझता कि आप सोसाइटी से अलग थलग हो जाएंगे। एक ब्रेक करना तो ये है कि आप आदमी भाग के पहाड़ पे चला गया, रहबानियत ले ली और तरके दुनिया कर दिया है, ये तो एस्केप है। इसके बाद ब्रेक क्या आएगा? इसके बाद ब्रेक ये आएगा कि मैं इस सिस्टम से निकलूं बाहर, मैं अल्लाह की राह में जाऊं, कम से कम मैं तो निकलूं। अब जब वो बंदा निकलना शुरू करता है सिस्टम से बाहर, या फलाही काम करते हैं लोग या कुछ भी करते हैं, जब वो इस सिस्टम से बाहर निकलना शुरू करता है तो उसको हर तरफ से रेजिस्टेंस आती है। प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी फ़िलासफ़ी में चला गया और उसने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी और वो मगन हो गया किताबों में और गुम हो गया। इल्म आपको खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक आदमी उधर चला गया, अब रोटी कहाँ से खानी है? मसला तो पड़ गया। रोटी के लिए आटा तो चाहिए। अब आटा जो जहाँ से मिल रहा है वो बंदे का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको आपसे पैसे चाहिए हैं। इसी तरीके से आप सब्जी कहाँ से लाएंगे? आप बिजली का बिल कैसे देंगे? जो लोग आपसे गवर्नमेंट बिलिंग ले रही है उनको इस बात से कोई ना तो सरोकार है ना कोई दुश्मनी है कि आप क्या करते फिर रहे हैं। आप नेसेसिटीज़ को पूरा करें, उसके बाद आप आज़ाद हैं, आप जो मर्जी करें। मसला ये पड़ता है कि अगर आप इन चीज़ों को पूरा करने में लग जाते हैं तो आप और कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही। तो ये सूरत हाल इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि हम एक ऐसे नतीजे पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हम सोसाइटी के साथ सर्वाइव तो कर सकते हैं लेकिन सोसाइटी से निजात नहीं पा सकते। अब आ गई बात कि रिलेशनशिप्स की रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता, ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, एतदाल पर लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। उसमें इतने सारे एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मैं वहाँ पर जाकर भी एक स्टेप आगे जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि एक आदमी कोशिश करेगा ना, उसको बाकी कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे ही है। क्योंकि प्रॉब्लम ये पड़ गई है कि आप ये कहते हैं कि बाप और बेटे के ताल्लुकात में जो जनरेशन गैप जिसको कहा जाता है उसको कैसे कम किया जा सकता है? कैसे कम करें? भाई वो कम होगा अल्लाह ताला की जब मर्जी होगी। उसमें कुछ फैक्टर्स अपना किरदार अदा करेंगे। वालिद की एज बढ़ रही होगी, आगे को जा रही होगी, बेटा मैच्योरिटी में जा रहा होगा, बेटे के पास वसाइल आ रहे होंगे, वालिद के पास वसाइल कम हो रहे होंगे, कंप्रोमाइज़ की सिचुएशन भी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उसकी अपनी एक फैमिली शुरू हो रही होगी, उसके बहन भाई सेपरेट हो रहे होंगे, बहुत सारे इश्यूज ऐसे आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे फैक्टर्स जिसे कहते हैं अल्लाह ताला मददगार हो गया, वो फिर थोड़ा सा करीब होने की कोशिश करेंगे। एक बात कभी नहीं हो सकेगी, दिल की बात नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही ये एक फैक्ट है, ठीक है, बहुत कम। अब जो जनरेशन आ रही हैं उनको रिएक्शन इस जनरेशन गैप का ऐसा पड़ा है कि वो अपने बेटों के साथ, अपने औलाद के साथ इतने ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं कि अपनी रही सही इज्जत भी गंवा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से वालिदों को, पेरेंट्स को, फादर्स को थप्पड़ खाते हुए देखा है, अपने बच्चों के, छोटे बच्चों के खाते हुए देखा है। आराम से खा लेते हैं। बेटे की दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि बाप की डिग्निटी जो है, उसका जो वकार और इज़्ज़त है, उसको आप मलूज़े खाता नहीं रखेंगे। ये तो कोई दोस्ती नहीं है। ये तो आपने गवा दिया, अपना सारा ख़त्म कर दिया भरम अपना। अब शादी होने के बाद मियाँ बीवी का आपस में एजेंडा क्या है? वही एजेंडा है जो एक घर का एजेंडा है, घर को आगे लेके जाना। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो मियाँ बीवी भी आपस में बैठकर यही बातें करेंगे कि कारोबार को कैसे बढ़ाना है, गाड़ी कैसे लेनी है, घर कैसे लेना है। यानी कि आखिरी जो दर्जा है इंसानियत का वो पैसा है। तो जब आपकी पूरी स्ट्रगल, आपकी एनर्जी एनर्जी ही हयातुद दुनिया पर लगी हुई है, तो आप रिलेशनशिप से धोखा भी खाएंगे, आप रेजिस्टेंस की मार भी खाएंगे। हिट आएगा, ये तो आना ही आना है ना। आज नहीं आएगा सर तो कल आ जाएगा। दुनिया में आ ही जाना है आपके पास। बीवी से नहीं आएगा तो बेटे से आ जाएगा, बेटे से नहीं आएगा तो बेटियों से, नहीं तो भाइयों से, कहीं ना कहीं से तो आ जाना है। बचेगा वो जो अल्लाह की पनाह में है। ये एक इतना अल्टीमेट ट्रूथ है। उसकी एक बड़ी स्पेसिफिक रीज़न है। जो शख्स ये कहता है
कि मैंने दुनिया और आखिरत दोनों को लेके साथ चलना है, लामहला तौर पर उसकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है, लोग टाइम नहीं देते एक दूसरे को इस्लाह करने का, प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन अगर वह पहुंच जाए 10 साल 20 साल 25 साल तो वो एक ऐसे नतीजे पे पहुंचेगा कि मैंने दुनिया को भलाई के साथ लेकर आखिरत की भलाई तक जाना है। अगर एक शख्स अल्लाह ताला के खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस बात को सीखना शुरू करता है कि जो मेरी बिलोंगिंग्स हैं, जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं, इनके अंदर दरारें पड़ी हुई हैं, इनके आपस के मामलात ख़राब हैं, ख़ुद मेरे भी इनके साथ ख़राब हैं, इनके मेरे साथ ख़राब हैं, लेकिन मुझे इस सारे मामले को अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए, अल्लाह ताला की करम नवाजी हासिल करने के लिए ठीक करना है। ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। इसमें कंपटीशन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सेक्रीफाइस इन्वॉल्व है। ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया मामला। इंसान ठीक कर सकता है इन मामलात को। देखें, अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो ठीक हो जाता है। मैंने आपको कहा सिर्फ अल्लाह कर सकता है, दुनिया में तो मैंने आपको बता दिया कोई चांस नहीं है, लेकिन कुर्बानियां तो उनको भी देनी पड़ेंगी ना। मसला ये है कि एक लिमिट तक आप पहुंच सकते हैं जहां पर आप लोगों के लिए बेजरर हो जाएं। एक बुरा आदमी तो कम हो दुनिया से, ऐसे ही जिंदगी एक लग जाती है इसमें, अचानक तो कुछ भी नहीं होता ना, हर चीज़ का एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इस सूरत हाल तक पहुंच जाएं कि आपकी ज़ात से लोगों को खैर पहुंच रहा हो, अगर आदमी अपने घर में बैठ के अपनी बीवी को ये कहता है कि हमने अल्लाह के पास जाना है, हमें आखिरत का खौफ होना चाहिए, मैं रिश्वत नहीं ले सकता, ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ये तब पैदा होगा जब अल्लाह का खौफ पैदा होगा। अदरवाइज क्या कहेगा, बीवी को मैं रिश्वत क्यों नहीं ले रहा। मॉरल वैल्यूज़ तो हैं, वो तो पागलों में होती हैं। मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि जो लोग खाली मॉरल वैल्यूज़ का, एक एथियस्ट है वो कहता है जी मेरी मॉरल वैल्यू है, मैंने क्राइम नहीं करना, अभी ना कर, थोड़ा सा फ़र्क सोसाइटी को डालेगा, और क्या डालेगा, दूसरे को क्या बताएगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा, कि नहीं जी ये ऐसे ना हो, इंसान एक दूसरे को ना करें, हम माशरे में बेहतरी करें, फॉर द सेक ऑफ व्हाट। इंसानों के जहन में ये एक सवाल गड़ा हुआ है कि आदमी अपनी बीवी को कहता है कि हम कंपटीशन में एक लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते, मैंने हलाल कमाना है, मैं तुम्हारी अपने बच्चों की कफालत जो है वो हलाल की कमाई से करूँगा। तो उसकी बीवी जबर से तो शायद मान जाए और उसके रिजल्ट ख़राब निकले आखिरी उम्र में जाके, उसके साथ रिएक्शन आए, लेकिन वो उस वक्त तो उसके जहन में आएगा ना, क्यों भाई, किस लिए मैंने ये दुख और तकलीफ़, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन पे कोई गरीब नहीं रहना चाहता। अल्लाह की ज़मीन पे सबका ये हक लगता है कि अगर लैंड क्रूज़र में दूसरे फिर रहे हैं तो मैं भी फिरूं। आसाइशें तो हर बंदा चाहता है कि उसको मिले, कौन तकलीफ में रहना चाहता है, कौन भूखा रहना चाहता है अल्लाह की ज़मीन पे। अगर इंसान के पास ईमान है तो वो अपने अहलो अयाल को, अपने अजीज़ व अकारब को, अपने दोस्त अहबाब को अच्छी नसीहत कर सकता है, उनको बता सकता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ख़यानत नहीं करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए। वो ये तब करेगा जब वो अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएगा। नॉट 100%, वेरी ग्रेजुअल, वेरी स्लोली, विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट विल टेक टू मच टाइम आई विल से, लेकिन एक वक्त आएगा जब लोग उसके किरदार को उसकी बातों के साथ जब मैयर करेंगे तो उसकी बात उनको अपने दिल में उतरती हुई फील होगी। इसके लिए आपको ब्लीड करना पड़ता है, आपको अपनी अना के ऊपर पाँव रखना पड़ता है। तो अगर कोई आदमी ऐसे रास्ते पे चलना शुरू करता है, तब जाकर मैं ये कह सकता हूँ कि उस पर एक वक्त ऐसा आ सकता है, गारंटी कोई नहीं है, अल्लाह ताला ने नबियों के इम्तिहान ले लिए, ठीक है, कोई रूल तो नहीं मैं बिल्ड कर रहा यहाँ पे, ऐसे ही है। लेकिन एक बात ज़रूर होती है कि आपके और दूसरों के दरमियान में एक वाज़े फ़र्क पैदा हो जाता है कि आदमी कहता है, एक आदमी की बीवी उसे कहती है जी मुझे पैसे चाहिए, मैंने शॉपिंग करनी है, मैंने ये चीज़ें ख़रीदनी है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए। अगर उसे कहता है कि अल्लाह की बंदी मेरे वसाइल इतने हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन हराम चूँकि कसरत में है, हलाल किल्लत में होगा, तो हो सकता है कि मैं इसको ना कर पाऊँ या देर से कर पाऊँ। तो अगर उसकी बीवी उसकी इस बात को नहीं समझती तो वो तो अल्लाह के हजूर कामयाब हो गया ना, ऐसे ही है, वो तो होगा ना, तो ये तो कामयाबी है, यहाँ तक तो पहुँच जाएगा। और अगर उसके घर वालों में से, उसके अजीज़ कारब में कुछ लोग उसकी बात को समझ गए तो माशरे में कुछ ना कुछ हद तक बेहतरी आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मुसलमान अल्लाह ताला को हमेशा आगे रखें अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरों में, अपने कारोबारों में, हर जगह सिद्क़े दिल के साथ, तो एक वक्त ज़रूर आता है जब सोसाइटी में एक बेहतरी देखने को मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे अदरवाइज़ सोसाइटी का मकसद वायलेंस करना है, सप्रेस करना है, जुल्म सितम करना है, एक दूसरे को दबा के रखना है, आपने अपने हिस्से का केक लेने के लिए दूसरे के साथ कंपटीशन करना है। दैट्स ऑल अबाउट
हाउ वी लिव। सोसाइटी रास्ता ही नहीं देती है सर, उसको देती है जो कंपटीशन करता है। आप कंपटीशन नहीं करें, करना तो वैसे भी चाहिए। कोई बहुत ही अल्लाह का बड़ा भी वली है, रोटी तो उसने भी खानी है, कोई रिज़्क रोटी का बंदोबस्त अल्लाह उसका करेगा ना। कोई तो बाहर निकलेगा। साहबा अंबिया ने बकरियां चराई हैं, मेहनत की है, सारे लोग ही करते हैं दुनिया में, ये तो करना पड़ेगा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब सारे का सारा फोकस एक घर का, एक फ़र्द का, एक कौम का, एक शहर का सिर्फ इस बात पे हो जाए कि प्रॉपर्टीज़ कैसे बनानी है, गाड़ियाँ कैसे ख़रीदनी है, पैसे बहुत सारे कैसे खर्च करने हैं, जब ये आपका फोकस हो जाएगा तो घरों में रेजिस्टेंस की तो भरमार हो जानी है। ये सारे फैक्टर्स को अगर आदमी अपने जहन में रखे और ये बात जान के रखे अच्छी तरह कि अगर वो अल्लाह के साथ चलेगा तो अल्लाह उसको बचाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ती भी है, नफरत में भी तब्दील होती है, एक दूसरे से दूरी में भी तब्दील हो जाती है, रिश्ते टूट भी जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, दोस्त दोस्तों से रूठ जाते हैं, वन डे इट एक्सप्लोड्स। एक सामने की बात लोग अंडरस्टैंड करने में नाकाम रह जाते हैं कि जब आप जिन लोगों से रोज रोज मिलते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर आपका इल्म उस दर्जे में नहीं बढ़ रहा, जैसे आप मिसाल के तौर पे ले लें, बचपन के दोस्त हैं, आपको अक्सर ये देखने में आया होगा कि बचपन की दोस्तियां जब चलते चलते एक मखसूस मुद्दत को पहुंचती हैं, जैसे जवानी से बुढ़ापे में उधेड़ उम्री में दाखिल हो जाती हैं, तो उन दोस्तियों की अहमियत सिर्फ ये रह जाती है कि अब ताल्लुक़ इतना बना हुआ है, अब क्या करना है, एक दूसरे के काम आया जाएगा, खाने पे बैठा जाएगा, चाय पे बैठा जाएगा और एक दूसरे के दुख दर्द सुने जाएंगे। उनमें कोई नई बात नहीं होती है। अगर मैं अपने ताल्लुकात को बढ़ाते हुए अपने इल्म को बढ़ाने में नाकाम रह जाऊं तो मेरी शख्सियत में बोरियत का अंसर दाखिल हो जाएगा। दोस्तों के दरमियान में आखिरकार क्या रह जाता है? कारोबार आगे नहीं जा रहा, कारोबार को ये हो गया, कारोबार तरक्की नहीं कर रहा, मेरी बीवी ये कर रही है, मेरे बच्चे ये कर रहे हैं। पहले एक शायर आपको अपनी गज़ल सुनाएगा, फिर आप चूँकि बहसीयत शायर उसको अपनी गज़ल सुनाएंगे। इसके नतीजे में तनाव इतना बढ़ता है कि मामूली मामूली बातों पे तलख कलामी की नौबत आ जाती है। लोग हर्ट होने लग जाते हैं। हर्ट इसलिए हो रहे हैं कि आप बोर हो गए हैं, आपकी पर्सनैलिटी में कोई नई चीज़ नहीं रही है। इंसान यकसानियत के साथ ज़िंदा नहीं रह सकता। इस यकसानियत को तोड़ने के लिए आखिरी हल हमारे पास क्या है कि हम फेसबुक से वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब से वीडियोस देखेंगे, दोस्तों के साथ मिलते हैं, भाई नई फिल्म देखी, ये वाली फिल्म आ गई, ये वाली देखा स्कैंडल आ गया, ये देखा गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ये देखा अब महंगाई की ये सूरत हाल हो गई। इन बातों से क्या मिलना है? कुछ भी नहीं। कि रोज रोज नई नई वीडियोस देख के देखिए, जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आप पढ़ेंगे, आप वही बोलेंगे। ये हमारी मजबूरी है। जो हमारे अंदर होगा वही बाहर आएगा, जो डाटा माइंड में है वही निकलेगा। एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। आपने मेरा बटन दबाया हुआ है, मैं बोलता चला जा रहा हूँ, मेरे अंदर जो है मैं वही निकाल रहा हूँ बाहर। ऐसे ही है। तो अब हो क्या रहा है कि अगर इल्म नहीं बढ़ रहा, अगर आदमी कुरान पाक नहीं पढ़ रहा, अगर उसकी आयात पे गौर नहीं कर रहा, अगर वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं कर रहा, अल्लाह ताला के बारे में गौर व फिक्र में नहीं है, अगर वो अंबिया के बारे में नहीं पढ़ रहा है, अगर वो अपने आप पर सोच विचार नहीं कर रहा है, अगर खुद पर उसकी आंख नहीं खुल रही है, तो वो हयातुद दुनिया की गुफ्तगू में फंसा रहेगा, वहीं पे रह जाएगा। उसके नतीजे में उसकी शख्सियत ग्रेड आउट हो जाएगी, दिलचस्पी खो बैठेगी, उसमें कोई कलर नहीं रह जाएगा। वो हर रोज मिलने वाला एक ऐसा आदमी है जिसकी बातें सुनी जाती हैं, वो थोड़ा थोड़ा बदल बदल के वही बातें करता है जो आप उसके साथ करते हैं। अब मैं अगर आपके पास अगर 10 साल से मिल रहा हूँ और मैं आपके पास आज ये बात लेके आऊँ कि गवर्नमेंट ने आज ये किया है, उसके नतीजे में अब ये हो जाएगा, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, तो चूंकि आप भी उसी तरह का डाटा देख कर आ रहे हैं, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे आगे रखेंगे। ऐसे ही अब मेरी एक अलग पार्टी है, अपना एक मामला है, आपकी एक अलग पार्टी है, तो उसके नतीजे में हमारी बहस शुरू हो जाएगी। तो दोस्ती बहस में बदलती है, आर्गुमेंट में बदलती है, डिबेट्स में बदल जाती है। वी स्टार्ट वेस्टिंग आवर टाइम, दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर एक आदमी अल्लाह ताला की तरफ सफ़र कर रहा है, अगर वो किताबें पढ़ रहा है, अगर उसके पास वोकैबलरी बढ़ती चली जा रही है, उसकी फ़ोटो मेमोरीज बढ़ रही हैं, तो वो आपके साथ हर बार कोई ऐसी बात करेगा जिसमें आपके लिए दिलचस्पी का नया सामान होगा, वो नई चीज़ होगी, एंड यू विल स्टार्ट लविंग हिम अगेन एंड अगेन। ठीक है। वो दाता साहब ने कशफुल महजूब में बड़ी खूबसूरत बात की है कि एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे याद नहीं हैं, लेकिन उसका मफहूम कमोबेश यही बनता है कि जो तालिबान हक हैं
जो अल्लाह की तलाश में चलने वाले लोग हैं, उनका हर आने वाला दिन पहले वाले गुजर चुके दिन से ज़्यादा तरक्की याफ्ता होना चाहिए। ऐसे ही तो किस में तरक्की याफ्ता होगा? ईंटों और गारे में तरक्की याफ्ता होगा? नहीं, बिल्कुल इल्म नहीं। में तरक्की याफ्ता होगा। कोई वजह तो है कि लोग अपने से ज़्यादा इल्म वाले को सुनना पसंद करते हैं। ऐसे ही है। क्या रीज़न है? इसकी वजह है कि उसके पास बताने के लिए कुछ नया है, उसके पास डाटा नया है, उसके जो पास आपके डाटा पास नया नहीं है जो आपके पास नहीं है। हम्म, तो अब मियाँ बीवी रह रहे हैं, सारी ज़िंदगी साथ हैं, हर रोज़ वही बातें पीटने ही हैं, हर रोज़ वही इश्यूज़ हैं। तो उसके नतीजे में एक ऐसा खौफनाक बोर्डम पैदा होता है कि आप कभी आमतौर पे मियाँ बीवी को एक दूसरे से लग करके उनकी बातें सुने तो आप हैरान रह जाएंगे कि सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारने वाले एक दूसरे के साथ इतनी गहरी नफरत में मुब्तला हुए हुए दुश्मन होते हैं एक दूसरे दुश्मन के। ही होते हैं। ऑलमोस्ट ज़िंदगी गुजार जाते हैं ऐसे लोग ही फंसे जो हुए हैं। तो इन बातों पर आदमी को गौर करना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ और मैं अपने रिश्ते नातों को रंज कितना पहुँचा रहा हूँ। मेरी ज़ात से खैर निकल रहा है कि शर निकल रहा है? खैर तब निकलेगा जब कुरान की तरफ जाएगा, जब अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएगा। खैर तो तभी निकलना है, तभी निकलना। खैर तो ये तो नहीं होना कि आप बिजनेसेस बड़े बड़े चला रहे हैं, फलाई काम कर लेंगे, तबीयत अच्छी होगी, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन असल खैर आपकी ज़ात से तब निकलेगा जब आपके पास अल्लाह का दिया हुआ डाटा मौजूद है। बिल्कुल। तब लोग आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ धीरे आते हैं। धीरे आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होना शुरू होंगे। मैं फिर बार बार रिपीट करता हूँ कि इसमें वक्त बहुत लगता है, बट ग्रेजुअली यू विल सी कि लोग आपकी कंपनी को पसंद करने लगे हैं। अगर आदमी इस तर्ज पे ज़िंदगी गुजारना शुरू करे तो रेजिस्टेंस में काफ़ी कमी वाक़ई होती है। इट्स मीन कि अपने आप को नॉलेज देना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। अगर आप खाली हयातुद दुनिया का नॉलेज नहीं देना पड़ेगा, अल्लाह के नॉलेज के साथ आना पड़ेगा। इंसानों को बताना पड़ेगा कि इस्लाह कोई चीज़ है, खैर बरकत कोई चीज़ है। आओ कारोबार से हट के भी कोई बात कर लेते हैं। आओ बीवी बच्चों से हट के भी कभी कोई बात करते हैं। आओ अपने रब की बात करते हैं। आओ हर वक्त फिरकाबाजियों की बातें करने की बजाय आज अपने आप की बात करते हैं। आओ आज ये बात करते हैं कि मैं झूठ क्यों बोलता हूँ। आओ आज ये बात करें कि मैं गुनाहगार क्यों हूँ इतना। आओ आज असल इशू पे बात करें। जब आप बात करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं बैठेंगे, खार खाएंगे आपसे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे, आपसे बहस करेंगे। कुछ लोग बैठेंगे, वही आपके लोग हैं, उन्हीं के साथ आपके ताल्लुकात हैं, उन्हीं के साथ आपकी रेजिस्टेंस नहीं है, तो मोहब्बत पैदा होगी। अगर इन मामलात को देखा जाए, इन सारे फैक्टर्स पर गौर किया जाए, तो क्या उजब कि अल्लाह ताला आदमी की मोहब्बत दिलों में पैदा कर दे और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो पैमाने उसके वो कम हो जाए, जो उसको अल्लाह के बगैर बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ते और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ उनके साथ जीना पड़ता, वो कम कर दिए जाए।